हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो या रिवीजन वीडियो, जो भी आप बोल सकते हैं, क्लास 12 चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपने पूरा चैप्टर आराम से आपको रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या हालात थे जब इंडिया को ब्रिटिशर्स जो है वो छोड़ के गए। यानी पूरा का पूरा हमने एक ही चार्ट में बना लिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम आपको बताएंगे, तो पूरी वीडियो देखेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन किया हमारे इंडिया का। एक एक करके सेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। एग्रीकल्चर में आपको पता है जमींदारी सिस्टम उन्होंने इम्पोज करा। जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या था कि जो जमींदार होते थे वो लैंड ऑनर्स जिसे कह सकते हैं, वो छोटे छोटे फार्मर्स से लैंड टिलिंग करवाते थे, और जितना भी उससे उपज पैदा होती थी उस पर भी आपको पता है कि अंग्रेजों ने लगान सिस्टम इम्पोज कर दिया था। और ये जो लगान था, जमींदार फार्मर से ज्यादा लिया करते थे, राइट। यानी टीनेट जिसे कहते हैं, जमींदार जो थे वो ऑनर हुआ करते थे, लैंड ऑनर, और जो फार्मर्स हुआ करते थे, जो उस पर सारा काम करा करते थे, उनसे लगान लिया जाता था। जमींदार उनसे ज्यादा लगान लेते थे और गवर्नमेंट को जब पे करते थे, यानी ब्रिटिशर्स को जब पे करते थे, कम पे करते थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया था। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट उनका इंस्ट्रूमेंट रहा था जमींदारी सिस्टम। लगान उन्होंने इम्पोज करा। लगान इज अनदर वर्ड फॉर टैक्सेस, तो उन्होंने टैक्स नाम से एक इम्पोजिशन लगाया। जमींदार्स को पूरी फ्रीडम दी कि आप जितना मर्जी लगान जो है अपने टीनेंट से या अपने लैंड टिलर से या फार्मर से आप कलेक्ट कर सकते हो, और उनका फिक्स था जमींदार को, जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें बच्चों, तो उन्होंने हमें कैश क्रॉप का कंसेप्ट, यानी उन्होंने हमें फोर्स किया। आपको पता ही है कि इंडिको उनके यहाँ यूज होता था, कॉटन उन लोगों को चाहिए होता था। अपनी वहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फर्निश करने के लिए, यानी उनको फीड करने के लिए, वो हमारी इकोनॉमी से रॉ मटेरियल चाहते थे। तो उन्होंने हमारी फार्मर्स को, हमारे जमींदार्स को फोर्स करा कि आप हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो क्रॉप्स उगाओ। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज उन्होंने हमारी कंट्री में करी, जो हमारे लिए ड्रॉबैक ज्यादा ही है, लेकिन आज हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे नजर आती है। अगर आपने इसका फिफ्थ पार्ट देखा है तो हमने देखा है, आपको बताया है कि कमर्शियलाइजेशन एक अच्छा कंसेप्ट था जो हमने देकर गए, जिसकी वजह से आज हम सेल्फ सफिशिएंट है फूड ग्रेन्स बनाने में। लेकिन उस टाइम उन्होंने जो भी चीज हमारे फार्मर्स को इम्पोज करी उगाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा जो हमारी पॉपुलेशन थी, उसका जो डिपेंडेंस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया था। जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे तो जो हमारे लोग थे, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, 72% के करीब हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी बच्चों। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद होने के बाद भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में आकर और बढ़ गए थे। तो इन्होंने जो डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, वो और ज्यादा इंक्रीज कर दी। इसके अलावा इन्होंने कोई कोशिश नहीं करी कि कल्टीवेशन के फार्मर्स को कोई नए मेथड दिए जाए। हमारे जो फार्मर्स थे वो पुराने आउटडेटेड मेथड ही कल्टीवेशन के इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनकी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। हमने आपको बताया था प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर फार्मर या पर हेक्टेयर। मेनली तो पर हेक्टेयर ही कंसीडर करा जाता है कि एक हेक्टेयर पर आप कितना उगा सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास आउटडेटेड टेक्निक थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, तो उतना ज्यादा, क्योंकि हमारे फार्मर्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। पुराने टाइम में ट्रैक्टर्स, ये सब फैसिलिटी, ट्यूबवेल्स की फैसिलिटीज, ये सब फैसिलिटीज बाद में धीरे धीरे आपके पास आई है डियर, तो ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। तो एग्रीकल्चर का हमने 6 पॉइंट्स में नटशेल किया। आई होप ये सब आपको रिवाइज हो। जमींदार सिस्टम, जिसमें जो जमींदार होता था वो लैंड, जो टिलर्स होता था उनको अपनी लैंड के नीचे टीनेंट के तौर पर या वर्कर के तौर पर रखता था, और वो सारा का सारा काम करा करते थे। और जो भी उगाया जाता था, जो भी फसल आपके पास तैयार होती थी, उसका मेजर पार्ट जो है वो उस टीनेंट से जमींदार ले लेता था, और फिर जमींदार जो है लगान सिस्टम का कुछ पोर्शन जो होता था वो गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करता था। इसके अलावा उन्होंने हमारे को फोर्स करा कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो उनके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कॉटन हो गया या फिर सिल्क हो गया या फिर इंडिको हो गया, जो उनकी इंडस्ट्रीज को, ब्रिटिश इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, वो बनाने के लिए उन्होंने फोर्स करा। हमारी जो पॉपुलेशन थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ नहीं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, और उनकी डिपेंडेंस जो थी बढ़ गई थी। आउटडेटेड टेक्निक वो लोग यूज करते थे, जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करें तो डियर, उन्होंने हमारी वर्ल्ड फेमस क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। यस, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम लोगों को
वर्ल्ड लेवल पर हमारे हैंडीक्राफ्ट का जो सामान होता था वो माना जाता था, फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी करती थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का इस्तेमाल करा और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के सामान है जब वो बाहर एक्सपोर्ट किसी और कंट्री में जाते थे तो उन पे हैवी टैक्सेस इम्पोज कर देते थे, जो कि हम फॉरेन ट्रेड में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा उन्होंने हमारे साथ किया, हमारी एक दो नॉन इंडस्ट्रीज थी जिसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मेन थी, उसको उन्होंने पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। इसके अलावा उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी कि जो हमारी प्रिविलेज इंडस्ट्रीज हैं उनका कुछ और मॉडर्नाइजेशन करा जाए। और यही रीजन रहा क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो फोर्स हुए कि वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को छोड़ दें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जो उनका मूवमेंट था वो और बड़ा, जो कि हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी क्योंकि मेजर पॉपुलेशन ऑलरेडी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। तो ये दो पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। और इसकी वजह से डियर, क्योंकि आप देखिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो था वो कहीं ना कहीं बढ़ गया, क्योंकि जो मेजर पॉपुलेशन थी वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज और ग्रो करें। तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी जो हमारी छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्रीज चल रही है उनको डेवलप करा जाए, बल्कि उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और ज्यादा बर्बाद कर दिया। थर्ड बट नॉट लीस्ट, फॉरेन ट्रेड। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर बना दिया कच्चे माल का ब्रिटेन की तरफ, और हमें इंपोर्ट करवा देते थे फिनिश गुड। और इसको हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस करा है, तो बस हम की पॉइंट्स डिस्कस करें ताकि ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। तो एक्सपोर्टर बना दिया उन्होंने हमारे को, यानी हमारे यहाँ से कच्चा माल जो है ले जाया करते थे जो कि सस्ता होता था, लो प्राइस पर, और हमारे देश में इंपोर्ट कर देते थे फिनिश गुड जो कि डेफिनेटली हाई प्राइस पर चार्ज किया जाता था। और किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करने देते थे क्योंकि हैवी टैक्सेस लगा देते थे जो कंट्रीज, और जिन कंट्रीज में हमारा सामान एक्सपोर्ट होता था उनमें हैवी टैक्सेस लगा देते थे। आधे से ज्यादा जो हमारा फॉरेन ट्रेड था बच्चों वो ब्रिटेन के साथ ही चल रहा था, मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड विद ब्रिटेन, यानी और कंट्रीज को वो इन्वॉल्व भी होने देते थे। क्यों? थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, हैवी टैक्सेस इंपोज करते थे एक्सपोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज, यानी हमारा सामान अगर बाकी कंट्रीज में जाता था तो वहाँ हैवी टैक्सेस लगा देते थे जिससे वो महंगा हो जाता था। तो वो कंट्रीज किसी और कंट्री से बाय करना पसंद करेंगी, या फिर हमारा जो सामान होता था वो मैन मेड होता था, यही लोग हमारे सामान को बनाने लगे जो कि मशीन मेड था ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो उन कंट्रीज को भी सामान बेचने लगे। तो इस तरीके से इन्होंने हमारा फॉरेन ट्रेड पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। इन्होंने स्वेज कनाल भी ओपन करी, जिसकी डेट हम अभी आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट डेट से बताएंगे। तो इन्होंने स्वेज कनाल भी ओपन करी ताकि आसानी से वाटर बेस के जरिए इंडिया से इंग्लैंड में अपना सामान जो है वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, यानी कच्चा माल हमारी कंट्री से ले जा सके और फिनिश गुड हमारी कंट्री में लाकर बेच सके। तो इन्होंने ये भी ओपन अप किया अपने बेनिफिट के लिए। इसके अलावा जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस बचता था, यानी जो भी हमारी कमाई होती थी, उस कमाई का इस्तेमाल ये अपने वॉर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या अपने ऑफिसेज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन्होंने कर रखा है, आर्मी सेटअप जो इन्होंने कर रखा था, उनके एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए करते थे। तो इन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को भी जो है वो काफी एक्सप्लॉइट किया। आप देख सकते हैं वी आर ओनली एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड वी आर डूइंग विद द ब्रिटेन। हैवी टैक्सेस अगर हम किसी और कंट्री की तरफ एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते थे, और साथ ही साथ इन्होंने वाटर वेज जो है क्रिएट करे सो दैट कि इन लोगों को फैसिलिटेट हो सके। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ा है कि इन्होंने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ दो वजहों से बनाया। एक तो ये हमारी कंट्री में आराम से कंट्रोल कर सके, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा सके, और इसके अलावा इनका जो कच्चा माल और फिनिश गुड का जो इन्होंने हमें एक फीडर के तौर पर हमारी इकोनॉमी को यूज करा, उसको बड़े आराम से यूज कर सके। और इसके अलावा जो सबसे बुरा पॉइंट था वो ये था कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था, यानी जो भी हमारी एक्सपोर्ट से कमाई होती थी, उसका इस्तेमाल भी इन्होंने हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में नहीं लगाया, बल्कि उससे जो सरप्लस हुआ उससे अपनी वॉर नीड्स पूरी करी इन्होंने, और साथ ही साथ जो एक्सपेंसेस होते थे हमारी कंट्री में जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कर रखा था, उन एक्सपेंसेस को बियर करने में लगाया। तो आई होप मेरे हिसाब से सारा कुछ याद आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा और वो एक वन शॉट वीडियो देखने आए हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग पहले से भी जानते हैं, और सिर्फ एक बार बता देने से आपको और अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाएगा। डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी, लिटरेसी रेट बहुत पुअर था, क्योंकि इन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोले थे लेकिन सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, उन्हीं लोगों को पढ़ने दिया जाता था जो इन लोगों के यहाँ सर्वेंट के तौर पे काम करते थे। एवरीबडी इज नॉट अलाउड। हो सकता था उस टाइम कुछ रिच इंडियंस होंगे जो पढ़ सकते होंगे, लेकिन हर किसी तक पढ़ाई की रीच नहीं थी। और अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो नेग्लिजिबल थी, वेरी मतलब आप 0.0 कुछ परसेंटेज आप बोल सकते हो कि फीमेल उस टाइम जो पढ़ाई लिखाई करा करती थी। हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पर भी कुछ खास नहीं था।
जो इन्फेंट मोरालिटी रेट थी, यानी जो बेबीज होते हैं जिनकी डेथ 1 साल से अंदर हो जाती है उनको इन्फेंट मोरालिटी रेट कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा थी। पॉवर्टी हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की जो चाह थी वो भी कम थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसी वजह से आपने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। तो किसी भी कंट्री की डेमोग्राफिक कंडीशन होती है, वहाँ की पढ़ाई लिखाई, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़, वहाँ पे सैनिटेशन कैसा है, पॉवर्टी लेवल कैसा है, ये डेमोग्राफिक कंडीशन होती है, जिससे उस कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। वो भी पुअर थी हमारी कंट्री की। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो इन्होंने बनाए, रोड बनाया, रेलवे बनाया, एयरवेज बनाए, वाटरवेज बनाए, इलेक्ट्रिक और टेलीग्राफ फैसिलिटीज भी हमारे लिए क्रिएट करी। बट ये सब की सब हमारे लिए नहीं यूज करी गई। ज्यादातर बेनिफिट, मतलब आप ये कह सकते हैं अगर 90% बेनिफिट अंग्रेजों को हुआ तो 10% बेनिफिट सिर्फ हम लोगों को हुआ इन सब चीजों का। हाँ, आज इसका बेनिफिट हमें है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट करा है आज हम उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ले रहे हैं। बट उस टाइम डियर हमें लगता था कि हमने ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करी है। डेफिनेटली ये सब चीजें ह्यूज इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, लेकिन हमें उस टाइम ये कॉस्टली इसलिए लगा बिकॉज हमारी इकोनॉमी को इन्होंने कोई अर्निंग नहीं होने दी इससे, बल्कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए करा। रोड, रेलवेज, एयर, वाटरवेज इन्होंने इसलिए क्रिएट करा ताकि आसानी से इनका कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह जा सके और ब्रिटेन पहुंचाया जा सके, इंग्लैंड पहुंचाया जा सके, और बड़े आराम से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो हमारी कंट्री में लाया जा सके। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करा वो पूरी कंट्री के अंदर टेरिटरी पे कंट्रोल करने के लिए करा। अब आर्मी जो पर्सन्स हैं उन्हें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा और बेनिफिट सारा अपनी इकोनॉमी को दिया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए कॉस्टली प्रोसेस है। तो ये पूरा चैप्टर आपका हमने एक चार्ट में जो है कंप्लीट कर दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको डिस्कस करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट, ये भी आपने याद रखनी जरूरी है। इसके अलावा भी और डेट्स हैं, बट ये चार तो आप जरूर याद करिएगा कि अंग्रेजों ने यानी ब्रिटेन ने ऑफिशियल सेंसस कब किया था। 1881 में हमारा पहला सेंसस हुआ था। सेंसस का मतलब होता है एक एक बंदे को काउंट किया जाना, यानी पॉपुलेशन को लेकर हमारी कंट्री ऐसी जिसमें सेंसस किया जाता है, एक एक बंदे को काउंट किया जाता है। सैम्पलिंग क्या होता है? सेंसस का अपोजिट। सैम्पलिंग में क्या होता है, आप थोड़ा सा पोर्शन लेकर ही बाकी के लिए एस्टिमेट लगा देते हैं। सेंसस मतलब आप एक एक चीज को काउंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस फॉर पॉपुलेशन इज कंडक्टेड इन 1881। द नेक्स्ट वन इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को ग्रेट डिवाइड के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि 1920 से पहले, 21 से पहले हमारी डेथ रेट भी बहुत हाई थी कंट्री की और बर्थ रेट भी बहुत हाई थी। बट 1921 के बाद डेथ रेट में थोड़ी कमी आई और बर्थ रेट वहीं की वही थी, जिस वजह से पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ने लगी। तो 1921 से पहले हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, बट 1921 के बाद लो डेथ रेट बट सेम हाई बर्थ रेट बनी हुई थी, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई। हमारे देश में इन्होंने रेलवे को कब इंट्रोड्यूस करा? 1850 में ये लोग रेलवे को लेकर आए। स्वेज कनाल जो कि इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, दोनों ही चीजें अपने बेनिफिट के लिए इन्होंने बनाई थी। तो स्वेज कनाल जो है वो 1869 में आपके कंट्री में जो है वो लाई गई वाटरवेज। इसके अलावा एट द एंड हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी, जब इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी को मिली तो हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर्स आपको नजर में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, सेमी फेडरल इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी, डिप्लीटेड इकोनॉमी। क्या मतलब है, एक एक करके इनका कीवर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है रुका हुआ, यानी ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ जो थी वो रुक गई थी, है ना। कभी कभी आप कहते हैं कि इस बच्चे की ग्रोथ रुक गई, हाइट नहीं बढ़ रही, तो बिल्कुल उसी तरीके से रुका हुआ, जैसे पानी रुक जाता है, तो हमारी इकोनॉमी एकदम रुक गई थी, कोई ग्रोथ रेट नहीं थी, वेरी नेग्लिजेबल ग्रोथ रेट, इसलिए वेरी लो हमने शब्द का इस्तेमाल करा है। ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी हमारी, यानी हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो वेरी लो थी या नेग्लिजिबल थी। इसके अलावा उन्होंने हमारी इकोनॉमी को सेमी फेडरल बना दिया था। फेडरल इकोनॉमी का मतलब ये होता है जहां पर आपके पास लैंडलॉर्ड और टीनेट रिलेशनशिप होता है, उसे बोलते हैं आपके पास फेडरल इकोनॉमी। तो दो सिस्टम को हमारी इकोनॉमी में छोड़ के चले गए थे, लैंडलॉर्ड और टीनेट रिलेशन और कैपिटलिस्टिक और लेबर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में था और ये इंडस्ट्री सेक्टर में था, यानी एक मालिक और एक नौकर वाली बात उन्होंने हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं छोड़ दी थी। एक लैंड ऑनर होगा और एक लैंड टिलर होगा जो उसमें सारा काम करेगा, मेहनत करेगा। सेम एक कैपिटलिस्टिक होगा और एक लेबरर होगा जो उसके अंडर काम करेगा इंडस्ट्रीज के अंदर। ऐसी इकोनॉमी को सेमी फेडरल इकोनॉमी कहा जाता है। बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी बिकॉज लो प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि आउटडेटेड मेथड्स इस्तेमाल करते थे हमारे फार्मर्स। पर कैपिटा इनकम यानी हर इंसान की जो इनकम होती थी वो बहुत कम थी। हाई बर्थ रेट थी, हाई डेथ रेट थी, लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी,
डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा थी। दैट इज वाई दीज इकोनॉमीज नोन एज बैकवर्ड इकोनॉमी। तो हर एक को ध्यान से समझिएगा कि क्या रीजन है। अगर आपके पास पेपर में आता है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ बैकवर्ड इकोनॉमी एक्सप्लेन, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अगर सेमी फेडरल पूछा जाता है तो ये पॉइंट लिखने हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी पूछा जाता है तो ये पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद एम्प्यूटेड इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी जिसके पीसेस डिवाइड कर दिए जाए यानी बांट दिया जाए उसको बोला जाता है एम्प्यूटेड इकोनॉमी। तो आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने जाने से पहले हमारी कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान, इसे ही बोलते हैं एम्प्यूटेड इकोनॉमी। फिर बाद में भी और जो है फर्दर पार्टीशंस हुए थे, और इस पार्टीशन का नुकसान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत पहुंचा था, बिकॉज कॉटन और जूट मिल्स जो खास तौर पे ऐसा एरिया था जो फर्टाइल एरिया था, वो मोस्टली एरिया पाकिस्तान में चला गया था। तो एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी हमारी, यानी डिवाइडेड इकोनॉमी हमारी रह गई थी, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और कमजोर हो गई थी। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट डिप्लीटेड इकोनॉमी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज पर प्लांट मशीनरी ये सब प्रोड्यूस करने का इतना ज्यादा प्रेशर करा और इतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी की वेल्थ को इन्होंने यूज करा, बट उन एसेट्स को यूज करने के बाद वो डेप्रिशिएट हो जाती है, उन्हें एज इट इज रहने दिया, उनकी इंप्रूवमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा आपको पता है कोहिनूर और बहुत सारी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह ये हमारी कंट्री से जो है वो उठाकर ले गए। तो हमारी इकोनॉमी को इन्होंने ड्रेन, यानी हमारी जो वेल्थ थी, हमारी जो चीजें थी, वेल्थ क्या होता है आपकी एसेट, उन एसेट्स को ये डेप्रिशिएट कर कर छोड़ के चले गए, उनको इम्प्रूव करने की इन्होंने कोई कोशिश नहीं करी। तो आई होप अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर चुके होंगे, और जो लोग 5 पार्ट्स नहीं देख पाए और अगर फटाफट से बस एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। आप देख सकते हैं लेस देन 20 मिनट में हमने ये वीडियो खत्म करा है। हमारी कोशिश ये कभी नहीं रहती कि एक बात को बार बार बोलकर वीडियो लेंथी बनाया जाए, बिकॉज हमें पता है यूट्यूब पर आने वाले बच्चों के पास टाइम कम होता है और उन्हें समझना ज्यादा है। तो आई होप आपको लगता हो कि जो पर्पस मेरा है कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना, वो मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ। फिर भी आप लोगों को अगर मेरी वीडियो में कोई ड्रॉबैक लगे, और डेफिनेटली हो सकता है, कोई भी कमी लगे, आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और प्लीज हमें सजेशन दीजिए, ताकि हम स्टार्टिंग में ही अपनी जो आने वाली वीडियोज है उनमें आकर इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आपका सजेशन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और जो लोग हमें लगातार सपोर्ट करते हैं उनका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उनके बिना शायद हम ये वीडियोज अपलोड ना कर पाते। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग Viva Classes।